गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर का आतंक दिखा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। रविवार होने की वजह से क्लब में भारी भीड़ थी। क्लब के पार्किंग एरिया में भी काफी लोग जमा थे। इसी बीच एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस पार्किंग एरिया में पहुंची तो पता चला कि 6 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की हालत गंभीर है। घायल शख्स की सर्जरी की गई है। आरोपी का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई है और देखिए, रविवार होने की वजह से क्लब में भारी भीड़ थी। क्लब के पार्किंग एरिया में भी काफी लोग जमा थे, लेकिन अभी तक जिसने गोली चलाई है उसका सुराग नहीं मिला है। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव की सियासी पिक्चर का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। केजरीवाल ने 1 लाख लोगों की भीड़ के सामने केंद्र सरकार के अध्यादेश को इश्यू बनाया है और इसी बहाने मोदी सरकार के खिलाफ नए आंदोलन की तान छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए मोदी के सामने खुद पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है? इनकलाब! इनकलाब! एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। मुद्दा तो ये था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रैली करनी थी, लेकिन सियासत का दस्तूर है कि माहौल देखकर मेन मुद्दा पीछे छूट जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मोदी सरकार पर ऑर्डिनेंस वाला हमला बैक सीट पर चला गया और रामलीला के मैदान से सीएम केजरीवाल को पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाला आपका मेगा मिशन लॉन्च हो गया। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने 12 साल पहले के जिस आंदोलन की याद दिलाई, उसकी तस्वीरों को एक बार फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। ये वो दौर था जब जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को पर्दे के पीछे केजरीवाल और उनकी टीम हैंडल कर रही थी। तब केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, मगर इस बार केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस का नाम लेकर पीएम को घेर रहे हैं। पीएम मोदी को 2024 के लिए ओपन चैलेंज दे रहे हैं। अन्ना जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आए वो स्टेज के ऊपर बातचीत करें हमारे साथ बैठ के। ये गड़बड़ी फैलाने से तो ये तो जनतंत्र नहीं है। ये नहीं सिखाया था, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, इन लोगों ने ये नहीं सिखाया था उनको। जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और सड़कों के ऊपर उतर के आ गई तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी उखाड़ के फेंक सकती है इस देश की जनता। पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा, केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा।
कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। जन लोकपाल वाले आंदोलन से निकली पार्टी के सबसे बड़े नेता के सियासी कैनवास को भी समझना जरूरी है। केजरीवाल इन दिनों मिशन 2024 के लिए संपर्क अभियान में जुटे हैं। अध्यादेश के नाम पर सियासी दलों से सपोर्ट मांग रहे हैं। कई दल उनके साथ आने का वादा भी कर चुके हैं और वो इस बारे में हर जगह बात भी कर रहे हैं। इसी के जरिए पीएम मोदी पर तीखे हमले हो रहे हैं। ये मत सोचना कि ये केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। सियासत में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। केजरीवाल इसे बखूबी जानते हैं और इसे अपनी सियासत में आजमाते भी रहे हैं। वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को 370 जैसे मुद्दे पर सपोर्ट भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर मोदी सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टीज की मदद चाहते हैं। जब इन्हें हमें जरूरत पड़ती है, ये हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं। हमारे दिन केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? केजरीवाल ने जो रैली की उसमें कभी उसने कोई रैली या उसके जो असेंबली का सेशन है उसने ये किया कि दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के लिए रैली की हो या दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए सेशन किया हो। वो जब भी कोई रैली या असेंबली का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाता है, तब बुलाता है उसको पावर चाहिए, उसको नई पावर चाहिए, उसको अलग से पावर चाहिए। वो पब्लिक के लिए तो कुछ करता नहीं है। और ये तो फ्लॉप रैली थी, आधे में टेंट लगाया हुआ है, आधा खाली है, पीछे कुर्सियां खाली है। तो केजरीवाल तो बिल्कुल फ्लॉप शो साबित हो रहा है। और ये जो रैली की उसने, वो अध्यादेश तो बहाना है, वो उसको ताकत चाहिए। वक्त के साथ सियासत कैसे बदलती है, गोल पोस्ट कैसे चेंज होते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल सामने आया। किसी जमाने में केजरीवाल को जी भर के गालियां देने वाले, उनको जमकर क्रिटिसाइज करने वाले कपिल सिब्बल रामलीला मैदान में केजरीवाल का सपोर्ट करते दिखे। कह रहे थे अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। ये संविधान का मजाक हो रहा है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी। बहरहाल गुजरात चुनाव के बाद केजरीवाल का फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी जोर है। केजरीवाल जींद से मिशन हरियाणा की शुरुआत कर चुके हैं। नेशनल पार्टी के लीडर केजरीवाल का दावा तो ये भी है कि ओडिशा जैसे स्टेट में भी उनकी मौजूदगी दर्ज हो रही है। इसीलिए अब केंद्र सरकार पर बात नेशनल इश्यूज पर होगी। सरकार को नेशनल इश्यूज पर घेरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे। इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें।
चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। जीएसटी की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा जीएसटी को कैसे ठीक करें। एक बारी रेल में जाके देखो, इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया। पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। हमला सीधा प्रधानमंत्री पर था, इसलिए बीजेपी ने भी केजरीवाल पर तीखा पलटवार किया। रामलीला मैदान को एक दो दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। जैसे जैसे 24 का चुनाव करीब आ रहा है, उसी हिसाब से सियासी दल तैयारी कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मगर सवाल मोदी के मेन चैलेंजर को लेकर है, क्योंकि विरोधी नेताओं वाली इस रेस में कंपटीशन काफी टफ हो चुका है। नीतीश, ममता, राहुल, केजरीवाल मोदी के खिलाफ खुलकर शब्द बाण छोड़ रहे हैं। मगर वो एक नाम कौन होगा, कौन किस पर राजी होगा, कौन झुकेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अब देखिए, 23 जून को पटना में ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है। उसे लेकर शरद पवार एजेंडा सेट कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल के बयान अलग इशारा करते हैं। वो अब राहुल गांधी वाली लाइन लेंथ पर दिखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने से केजरीवाल की पार्टी को फायदा होगा? इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 36 मिनट के अपने संबोधन में केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जिस तरह के हमले किए, इस तरह की बातें पहले वो दिल्ली विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन बुलाकर करते थे। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के किसी और फैसले का विरोध। लेकिन इस बार लगता है कि केजरीवाल आर पार के मूड में है। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। सवाल है, क्या केजरीवाल ने रामलीला मैदान से 2024 के चुनाव की तैयारी का ट्रेलर रिलीज किया है? क्या वो इस बार पीएम मोदी को सिंगल हैंडेडली चुनौती देना चाहते हैं? मैंने बिजली मुफ्त करी,
मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया? मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में। आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए। काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं दोस्त। पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की टोन पहले राहुल गांधी की हुआ करती थी। कभी सूट बूट की सरकार तो कभी चौकीदार चोर है जैसी बातें अडानी अंबानी पर मोदी को घेर राहुल के चुनावी कैंपेन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन मोदी सरकार के 9 साल में जब भी पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनाव में आमने सामने टक्कर हुई, मोदी क्लीन स्वीप कर ले गए। कई जगह कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसीलिए अब राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी बदली। राहुल गांधी पीएम को मुद्दों पर घेर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक करने से बचते हैं। हालांकि दूसरी ओर केजरीवाल एंग्री यंग मैन वाली भूमिका में आ चुके हैं। अब ये सही है कि विधानसभा में दिल्ली केजरीवाल को चुनती है और लोकसभा की 7 सीटें मोदी की झोली में जाती हैं। केजरीवाल को यही बात अखरती है, इसीलिए 2024 वाला चुनावी पेडल जोर से दबा रहे हैं। मौजूदा इशू पर सरकार को घेर रहे हैं। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। हमने आज भाई इन्होंने एक राजमहल शीश महल तैयार किया है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई चुराई है इन्होंने, तो वो राजमहल जनता देख पाई है, तो अपने घर के दरवाजे खोल नहीं रहे। तो उस राजमहल को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये है वो राजमहल जिसमें 8 करोड़ के पत्थर, 1 करोड़ के पर्दे और 10 करोड़ का स्विमिंग पूल लगाया है। अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ जाएंगे उस प्रांत को लूटेंगे। दिल्ली को उन्होंने खोखला किया सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के नाम से, और अब पंजाब में भी लूट की दुकान चालू है। दिल्ली और पंजाब अभी 2 स्टेट में सरकारों के हिसाब से केजरीवाल की 20 लोकसभा सीट पर बार्गेनिंग पावर है। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग होता है। और अगर मोदी को रोकने के लिए गठबंधन हो गया, ग्रैंड अलायंस हुआ, तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी देखना होगा। इसीलिए केजरीवाल अपने किले को मजबूत कर रहे हैं और कम से कम कैंपेन वाले वॉर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तो सचिन पायलट ने राजस्थान के दौसा में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। सबको इंतजार है पायलट के अगले कदम का, लेकिन सचिन पायलट ने फिलहाल नई पार्टी की कोई बात नहीं की। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि गहलोत और उनके बीच के डिफरेंस अभी भी बरकरार है। पायलट साहब ने सियासी तजुर्बे के कॉकपिट से सुपर एक्शन मोड में मुखालफत की जो मिसाइलें दागी, उससे क्लियर हो गया कि सीएम गहलोत से उनकी अदावत अभी बाकी है। हाँ, पिता की पुण्यतिथि पर पायलट नई पार्टी की जो उड़ान भरने वाले थे, उसकी लैंडिंग के लिए माकूल रनवे नहीं मिला, यानी नई पार्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। मगर पायलट ने गहलोत के चुनावी इंजन में नमक जरूर डाल दिया। गहलोत के लिए ये सिग्नल था, सचिन बगावती लकीर पर प्लेन उड़ाते रहेंगे। पायलट सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए गहलोत को गरिमा में रहकर हकीकत का आईना दिखाते हैं।
वैसे जब वो दौसा के भंडाना में थे तब पूरे रौब में थे। टारगेट पर वो गहलोत थे, जिनकी कुर्सी पर पायलट अपने ख्वाबों की लैंडिंग कराना चाहते हैं। सियासी तजुर्बा ही तो था कि बिना नाम लिए पायलट ने गहलोत तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचा दिया। मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं, कहते मानसिक दिवालिया हो जाएगा। बगावती तेवर तो पुराने हैं, नई चर्चाएं नई पार्टी को लेकर थीं। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि पिता की पुण्यतिथि पर पायलट नई पॉलिटिकल उड़ान भर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, पायलट ने पिता का नाम लेकर ये बता दिया कि वो किस तरह पर उड़ान भरने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। विपरीत परिस्थितियों में भी सबको डिस्टर्ब कर रहा है, समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने सिखाया। पायलट गहलोत के बीच की केमिस्ट्री कांग्रेस आला कमान को भी नश्तर की तरह चुभती है। हालांकि पायलट अब तक हाथ के साथ ही हैं, लेकिन नई उड़ान में हाथ से साथ कब छूट जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि 2020 से ही गहलोत और पायलट के विचार एक रनवे पर कभी लैंड नहीं हुए। जिस वक्त पायलट गहलोत पर बयानों की बौछार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सीएम गहलोत चुनावी पिच पर प्लान बी सेट करने में लगे थे। सीकर के खंडेला में से फ्री मोबाइल और कैश देने का ऐलान कर दिया। गहलोत के बी प्लान के हाईलाइट क्या हैं, ये भी जानिए। गहलोत का प्लान बी क्या है? महिलाओं को मोबाइल के बदले पैसे मिलेंगे। स्कीम का टारगेट भी बढ़ाया गया। पहले 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देना था, अब 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्लान बी को गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो क्या मुफ्त की इस सियासत में गहलोत राजस्थान को साध पाएंगे, खासकर तब जब पायलट के तेवर पहले से और ज्यादा तल्ख हैं। सीधा एक बड़ी खबर का रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस अचानक सामने से आ रहे एक वाहन से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। हादसे में बस का ड्राइवर भी घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे बस पलटी हुई है और लगातार जो लोग घायल हैं उनका इलाज जारी है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, कल देश में एक और सियासी रैली की चर्चा हुई। यौन शोषण के आरोपी बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में पब्लिक मीटिंग की। पहलवानों के धरने के बीच अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया। एक बार फिर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया और पहलवानों के सवाल पर शायरी में जवाब दिया। चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। फैज अहमद फैज ने जो लिखा वो दर्द जब ब्रजभूषण शरण सिंह की जुबान से छलका तो बात दूर तक गई। इशारों में ही सही ब्रजभूषण ने पहलवान एपिसोड का गम गिनाया। विरोध की जहरीली जमीन का संपूर्ण फलसफा, पूरी पीड़ा ब्रजभूषण शरण ने चुटकियों में कैसे समझाई, लगे हाथ ये भी नेताजी से सुन लीजिए। कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम दिया जाता है। इसको रुसवाई
दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। पहलवानों के डेडलॉक दांव से, पहलवानों के इल्जामों से, पहलवानों के रुख से ब्रजभूषण खासे विचलित हैं। विरोध के दंगल में है, कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए विवादों का ताप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पावर शो दिखाने निकले। लोकेशन थी यूपी का गोंडा। आगे पीछे चाहने वालों को हुजूम था। भगवा वस्त्र, भगवा पगड़ी पहने ब्रजभूषण गजब के कॉन्फिडेंस में थे। कैसरगंज के बालपुर का प्राइवेट कॉलेज पावर परीक्षण स्थली था। पहलवानों के जिस विरोध को ब्रजभूषण रुस्वाई के तराजू पर तौल रहे थे, उसका अध्याय शेरो शायरी तक ही सीमित रहा। गेरुए वस्त्रों से सुशोभित ब्रजभूषण शरण ने विरोधियों को सनातनी कवच का अध्याय तक सुना डाला। वही है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करि तरक बढ़ाओ शाखा। यकीनन वही होगा जो राम ने रचा है। बिना पहलवानों का नाम लिए ब्रजभूषण बहुत कुछ कह गए। वैसे विरोध की जिस अग्नि के ताप से ब्रजभूषण बेचैन है, कहने वाले तो कह रहे हैं और कहेंगे भी, क्योंकि बिना आग के धुआं थोड़े उठता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी ब्रजभूषण के साथ। क्या उनकी हिम्मत है कि ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग कर लें? विरोध के यही शब्द बाण ब्रजभूषण की बेचैनी बढ़ाते हैं, लेकिन ब्रजभूषण भी राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं। खुद की तरफ आते विरोध के अग्निबाणों को ठंडे बस्ते की शरण में पहुंचाना ब्रजभूषण बखूबी जानते हैं। जो विवादों के बोझ से झुके कंधे पर बंदूक रखकर सेंटर पर सीधी स्ट्राइक करते हैं, ब्रजभूषण जवाब उन्हें भी देते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो इसको, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा। वैसे असल लड़ाई है भी पहलवान बनाम ब्रजभूषण शरण में। पहलवानों के इल्जाम, पहलवानों का रुख वक्त के साथ और विस्फोटक हुआ है। इसमें भी रत्ती भर शंका संदेह नहीं, लेकिन पहलवान जितने अग्रेसिव हैं, ब्रजभूषण भी उतने ही फॉर्म में है। अगर पहलवान पावर शो कर रहे हैं, तो ब्रजभूषण भी सनातनी कवच के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे गोंडा में किया। कल की रैली में तो ब्रजभूषण शरण सिंह कॉन्फिडेंट लगे हैं और वैसे भी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहलवानों के धरने की नई साइट भी तैयार हो चुकी है। पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है। उन्हें लेकर यूपी हरियाणा में महापंचायत हुई और अब पहलवानों ने पंजाब का रुख किया है। इसी के साथ खाप पंचायत ने उनके सपोर्ट में दिल्ली की सप्लाई लाइन बंद करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। ब्रजभूषण शरण का कवच कौन है? दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस अंजाम पर पहुंची? ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट लगा है। 125 लोगों के बयान तक दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सवालों की फहरिस्त लंबी है। इन सवालों के बीच ब्रजभूषण ने गोंडा में पावर शो किया तो ताकत का ट्रेलर पहलवानों ने भी दिखाया। स्पॉट था पंजाब का पटियाला। पहलवानों की तलखी का ये ट्रेलर तक आया जब सरकार 15 जून तक रेसलर से धरना न करने की गारंटी भी ले चुकी है। पटियाला में किसान पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। विरोध की इसी जमीन पर पहलवान इंसान की नई जमीन तलाश रहे हैं। हर उस बेटी की लड़ाई है जिसके सपनों को कुचला जा रहा है इस शासन के पावरफुल नेताओं के द्वारा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो पैसे का और पावर का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग गर्मी में यहाँ बैठे हो, हम लोग दिल्ली में बैठे थे। काफी बुरा लगता है कि देश किस सिचुएशन में, किस स्थिति की तरफ जा रहा है। अंधकार में भविष्य हमारा बिल्कुल है। किसान संगठनों के प्रोटेस्ट में दिनेश फोगाट भी धरने को सपोर्ट करने पहुंची। धरने की जमीन को विरोध का आधार बनाकर पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ एक और दांव लगा दिया। काफी बुरा लग रहा है। हमारे बड़े संघर्ष कर रहे हैं, खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं और हम बिल्कुल इनके साथ में हैं।
ये हमारी ताकत है, हम इनकी ताकत है, इनके ही बच्चे हैं और हम हर लड़ाई में साझा मिलकर लड़ेंगे। 13 महीने संघर्ष करने के बाद फिर से रोड पे बैठना पड़ा तो सरकार ने सुनी क्या थी, और उसके बाद में खिलाड़ी बैठे हैं 1.5 महीने तक हम बैठ के आए तो हमारी भी नहीं सुनी है। तो मतलब हर कोई अगर सच्चाई की लड़ाई के लिए क्या रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी या तब भी नहीं सुनी जाएगी। मतलब इंसानों की कदर है कि नहीं है देश में। कद्र, सब्र और इंसाफ की जंग पहलवान लड़ रहे हैं। 15 जून तक पहलवान खुद धरना नहीं देंगे, लेकिन दूसरे के धरनों में न जाएं, इसकी कोई डील नहीं हुई है। अब सवाल ये भी है कि आखिर 15 जून के बाद पहलवानों की ब्रजभूषण के खिलाफ स्ट्रेटजी क्या है? क्या जंतर मंतर वाला ट्रेलर पहलवान फिर दिखाएंगे? खेल मंत्री हैं, उन्होंने 15 जून तक का समा मांगा है। आपको लगता है 15 जून तक आपका हल किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से? हमारा तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बैठे पहले इनकाल कर दो। ये 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, इनकाल कर दो पहले। हम तो 5 दिन और वेट भी कर सकते हैं, और वेट कर लेंगे, कोई नहीं। हमें तो पता है होना भी नहीं है वैसे तो। मतलब वही हो गया कि शासन में बैठने वाले ही ताकतवर हो गए हैं। शासन पे बैठने वाला कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है वो गलत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। गद्दी पे बैठने के बाद शायद वो भावनाएं वो भूल जाते हैं, वो आम आदमी का दर्द भूल जाते हैं। वो होना नहीं चाहिए और हमें ही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को ही कम से कम आगे लेके जाए, जिनके आत्मा, जिनके भावनाएं जो लोगों के साथ में जुड़ी होती हैं और जो लोगों की कदर करते हैं। हमारे देश में लोगों की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही है। वैसे इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह से लेकर गीता फोगाट के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत तक ब्रजभूषण पर चौंकाने वाले इल्जाम गढ़ चुके हैं। 15 जून तक पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ कोई डेडलॉक दांव नहीं लगाएंगे। उधर 2 महिला पहलवानों से जुड़ी एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। सूत्रों की माने तो जिन 2 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण शरण पर सांस की जांच के बहाने शोषण के आरोप लगाए थे, उन महिला रेसलर्स से दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर ऑडियो, वीडियो और फोटो पेश करने को कहा है। सोर्सेज की माने तो दिल्ली पुलिस की ये थियरी पहलवानों के गुस्से को और भड़का सकती है। खबर तो ये भी है कि 5 जून को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत महिला रेसलर्स को अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें जवाब देने के लिए 1 दिन दिया गया था। साथ ही एक महिला पहलवान का ये भी दावा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत थे वो पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। उधर पहलवानों की इस जंग में सियासत अपनी जमीन तलाश रही है। पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। पहलवानों का सब्र सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून तक अगर ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो पहलवान फिर आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह मिशन साउथ के तूफानी दौरे पर है। उन्होंने पहले तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। मोदी सरकार की 9 साल के कामकाज गिनाए और इस दौरान बीजेपी के मिशन 300+ का भी प्रण दोहराया। आइकॉन राहुल गांधी राष्ट्र के इतने बुजुर्ग और इतने पुख्ता मजबूत नेतृत्व हमारे खड़गे साहब कि भारत की राजनीति का चाणक्य शरद पवार जी, या फिर हमारी गेम चेंजर लीडर ऑफ द मास इन ट्रू सेंस, इतनी सॉफ्ट, इतनी सिंपल लेकिन आयरन लेडी हमारी ममता बनर्जी जी, इन लोगों को साथ लेकर भी आ गए ना तो ये कमाल उधर हो रहा था, इधर धमाल हो जाएगा। 100-125 सीटें भी अगर उनको आ जाए या बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। पटना वाली मीटिंग में मोदी रथ को रोकने के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। नेता अपने हिसाब से सीटों का असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाने के मिशन पर अमित शाह का तूफानी दौरा जारी है। पिछले 48 घंटे में अमित शाह ने 4 राज्यों का दौरा किया। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के बीच पेश किया। शनिवार को होम मिनिस्टर गुजरात के पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ में थे, वहां विरोधियों पर हमले किए। रविवार को शाह ने तमिलनाडु और आंध्र का दौरा किया, पब्लिक मीटिंग्स की। तमिलनाडु में सेंगोल के नाम पर जनता से वोट मांगे। 2024 में फिर से एक बार 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। मैं आपको विनती करने आया हूं, आप तमिलनाडु से मोदी जी को 25 साथी एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट
का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए। इसके बाद अमित शाह ने डीएमके और कांग्रेस पर तीखा अटैक किया। दोनों पार्टी की तुलना 2G, 3G, 4G से कर दी। मैं 2G के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। 2G मतलब 2 जनरेशन, 3G मतलब 3 जनरेशन और 4G मतलब 4 जनरेशन। देखिए, मारन परिवार 2G है, इसके 2 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। करुणानिधि परिवार 3G है, इनके 3 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन करने का काम कर रहे हैं। और गांधी परिवार 4G है, ये राहुल बाबा 4थी जनरेशन है, जहां पॉलिटिक्स में सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। तमिलनाडु के बाद अमित शाह आंध्र में गरजे। विशाखापट्टनम में रैली को संबोधित करते हुए जगनमोहन रेड्डी को करप्शन के इशू पर घेरा और ये भी कह दिया कि अब देश की इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत है। 9 वर्ष तक यूपीए सरकार चली। आप सभी को याद होगा, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और देश के अंदर बम धमाके कर चले गए। मनमोहन सरकार में हिम्मत नहीं थी इनके खिलाफ उप करने की। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल चलाई सरकार। 9 साल में देश की आंतरिक सुरक्षा को मोदी जी ने सुनिश्चित करने का काम किया। बीजेपी का फोकस साउथ की 130 से ज्यादा सीटों पर है और इसके लिए पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी के ग्राउंड वर्कर्स को तैयारी कर लेनी चाहिए। हर बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। इसी मिशन को अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं। बात चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। अरब सागर से बिपरजॉय पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात अलर्ट मोड में है तो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक वेस्टर्न घाट में तैयारी शुरू हो गई है। देश के पश्चिमी हिस्से से आपदा की ये बड़ी आहट है। ये पानी वाले नए तूफानी संकट के संकेत हैं। ये तबाही भविष्यवाणी की नई कड़ी है। समंदर से उठती ये लहरें उस बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही हैं जिसका नाम है बिपरजॉय, मतलब विपदा। आपदा वाला ये तूफान अभी अरब सागर में है जो तेजी से पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 जून तक तूफान के कच्छ के तट तक पहुंचने की आशंका है। बिपरजॉय साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर गुजरात के सौराष्ट्र जिले के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे जैसे बिपरजॉय पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे समंदर की लहरों का वेग बढ़ चुका है और कई इलाकों में बारिश भी तेज होने लगी है। जो साइक्लोन बिपरजॉय पास्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ है और आज सुबह इसको हम एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म डिक्लेयर किए हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक लाइन, साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के चलते गुजरात में अगले 2 दिनों तक 34 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि तटीय इलाकों में हवाओं की ये रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिपरजॉय साइक्लोन की असर अब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के समुद्रीय तटों पर शुरू हो गई है। हवा की गति की बात करें तो हवा की गति भी तेज हो रही है। वेदर डिपार्टमेंट और वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि पोरबंदर, जो कि गुजरात का एक समुद्रीय तट इलाका है, वहां से 540 किलोमीटर दूर है अभी बिपरजॉय साइक्लोन। बिपरजॉय तूफान की इस रफ्तार से नुकसान को कम से कम किया जा सके, इसके लिए गुजरात के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार भी अलर्ट में है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और समीक्षा बैठक की। गुजरात में तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई के मोहिम बीच पर भी लहरों के जरिए बिपरजॉय तूफान की आहट महसूस की गई। वहीं दक्षिण में बिपरजॉय के चलते तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर सहित केरल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।